गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज सीयूटी की 10वीं नंबर की क्लास है जिसमें हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक। ठीक है। एरे और एरे का एप्लीकेशंस हमने कल डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो आई होप कि आपको वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करते रहें, रिपीट करते रहें, ताकि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे स्टैक। और चूंकि स्टैक में हम बेसिक ऑपरेशन जानेंगे, स्टैक क्या है वो जानेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ स्टैक जो भी है कि स्टैक का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ पर रिलेटेड है, कई सारी चीजों पर बेस्ड है। जब हम डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगेगा, पता चलेगा। क्योंकि इसलिए इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर कि हर जगह आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है। ठीक है। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर कठिन बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे चीजों को तो रियलाइज करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर से ज्यादा इजी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। दूसरी चीज, इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होंगी, जब आप प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उस दौरान आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं फेस करनी पड़ती है। उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास में होता है डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट के साथ में। क्योंकि जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके बाद हम एल्गोरिथम का पार्ट पढ़ेंगे। तो जब ये दोनों सब्जेक्ट को हम जोड़ देंगे तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट, उस तरह से हम एल्गोरिथम प्रिपेयर करेंगे। और एल्गोरिथम जस्ट आपके स्टेप्स होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। स्टैक है क्या, पहले आप लोग बताएं कि स्टैक होता क्या है। और चूंकि हम डेटा स्ट्रक्चर की लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में पढ़ रहे हैं स्टैक को। ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर हमारा दो तरह का होता है। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया भी था। और स्टैक उनमें से एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में। लीनियर का मतलब हम जिसको अरेंज कर सकें लीनियर फॉर्म में उसको हम लीनियर बोलते हैं। और नॉन लीनियर का मतलब जिसको हम लाइन में अरेंज ना कर सकें, दैट इज द हायरार्किकल ऑर्डर, उसको हम बोल सकते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं स्टैक। और हमने आपको दो चीजें और बताई थी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में दो बातें होती हैं, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब हम लोगों ने एरे पढ़ा था, और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में भी हम स्टैक को डालते हैं। तो और ज्यादा इसको हम कैटेगराइज कर चुके हैं। ओके। चलिए, तो बाकी सारी चीजें हमने आपके साथ में प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस की हैं। इसका जो थ्योरी कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा, इसी क्लास के नाम से मिलेगा। तो जो आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे वो किस नाम से मिलेंगे, इसको एक बार और ध्यान दे लें। ये भी हो जाएगा अपलोड, थोड़ा सा टाइम लगेगा। CUET कंप्यूटर क्लास नंबर 10, इसके नाम से आपको थ्योरी के नोट्स मिलेंगे। क्वेश्चंस के नहीं मिलेंगे, किसके मिलेंगे? थ्योरी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको नोट कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बातों को समझना है ध्यानपूर्वक। ठीक है, क्लियर? यस, वेरी गुड। दो तीन बच्चों ने आंसर किए हैं। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रिंसिपल इट फॉलोज लीफो।
Stack is a linear data structure that follows LIFO principle. Through the top we can insert or delete an element. Very good. देखिए अभी मार्क्स कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं अभी इन बातों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ये जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या आप मुझसे जो क्वेरी पूछना चाहते हैं ये पे क्लास जब हम एंड करते हैं उस दौरान पूछें तो बेटर होगा। बीच में इस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस ना करें, ठीक है। बीच में आप सिर्फ और सिर्फ जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं और ये क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, यदि उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ किसी और ने भी एक आंसर किया है, वी कैन यूज पुश एंड पॉप फॉर इंसर्ट एंड डिलीट। वेरी गुड। देखिए आप लोग जो भी आंसर कर रहे हैं, मैं एक बार फिर बोलूंगा आप लोगों से कि आप आंसर गूगल देख करके या यूट्यूब या किसी वेबसाइट को देख करके ना करें। अगर सच में आपको ये टॉपिक आता है और जितना आता है वो आप सिर्फ अपनी मेमोरी के हिसाब से आंसर करें, ना कि गूगल या किसी वेबसाइट को देख करके या बुक से देख करके आप आंसर करें या किसी पुराने नोट से देख करके आंसर करें। क्योंकि मैंने आपसे पूछा वो नहीं है जो किताबों में लिखा है या जो कहीं वेबसाइट पे लिखा है, मैंने पूछा वो है जो आपको आता है। तो आप वही चीज लिखें जिससे कि आपको, इससे के दो बेनिफिट हैं। एक तो आप जो चीज बोल देते हो तो आपको वो चीज और ध्यान में रहती है और याद रहती है और कंठस्थ हो जाएगी। पर अगर आप कहीं से देख करके मुझे आंसर या कहीं से देख करके बोलेंगे तो ये आपको बेनिफिशियल नहीं होगा, बिकॉज वो आप चीज भूलने वाले हो, वो आप याद रखने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना जब भी मैं बोलता हूं कि आप इसका आंसर बताएं। हाँ वेरी गुड। जिन लोगों ने, मैंने ये तो बोला ही नहीं कि किसी ने देख के आंसर दिया है। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या सुन रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला है कि गूगल से देख के किसी को आंसर नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आंसर दिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ना ही मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, पर मैं ये बोल रहा हूं जान करके, इसलिए कि कई बार हम लोग मिस्टेक कर देते हैं और हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं बोलना है। मैं नाम यहाँ पे किसी का नहीं ले रहा हूं और ना ही मैं किसी को पॉइंट कर रहा हूं कि आपने देख के आंसर किया है नहीं किया है, इट डजंट मैटर। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि इंटरेक्टिव क्लास का मतलब इतना ही होता है कि आपसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है, आपने अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर हमें आंसर दिया है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। क्योंकि सही और गलत कुछ नहीं होता, जो याद है वो आपने बोल दिया, इसके बाद करेक्ट हम करेंगे उस चीज को, आपको नोट्स देंगे, आपको सारी चीजें देंगे, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों ने जो आंसर दिए हैं बहुत अच्छे बोले हैं, वेरी गुड। इसी से आपकी चीजें क्लियर होंगी, ऐसा नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको, कई लोगों ने मुझे डेफिनेशन बोली है तो मैं यहां पर आपको ये डेफिनेशन पढ़ने के लिए बोलूंगा। आप ये डेफिनेशन अवश्य पढ़ें, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ा आपने? डेफिनेशन पढ़ा आपने? हालांकि मैं आपको बेसिक, जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने स्टैक की आपको डेफिनेशन बताई थी, फिर भी क्योंकि अब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टैक को, उस समय हमने सिर्फ एक ओवरव्यू के तौर पर ही पढ़ा था इसको। अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लीफो। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एंट्री लास्ट में जाएगी वो सबसे पहले आउट होगी। या फिर हम ऐसा कहें, फिलो, FILO, किसी ने ये आंसर दिया था, बहुत अच्छा लगा जब ये आंसर दिया गया, फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जो एंट्री पहले जाएगी वो सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। दूसरी बात, स्टैक में मैंने आपको बताया था कि स्टैक एक ऐसा कंटेनर है जिसमें एंट्री और एग्जिट
एक ही पॉइंट से होती है, ठीक है। तो अगर आपको इंसर्ट करना है कोई एलिमेंट और आपको कोई इंसर्टेड एलिमेंट को डिलीट करना है, तो एक ही आपके पास में एंड होगा जिसको आप बोलते हो स्टैक। और स्टैक जो है वो लीफो प्रिंसिपल पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फिलो FILO जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, इस प्रिंसिपल पर ही हमारा स्टैक काम करता है। जबकि अगर हम बात करें क्यू डेटा स्ट्रक्चर, जो कि ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हमने आपको बताए थे इसके एंट्री अलग पॉइंट से होती है, एग्जिट अलग पॉइंट से होती है। तो देयर आर द टू एंड्स, एंट्री फॉर एक एंट्री और एग्जिट, ठीक है। और वहां पर आप देखते हो, अगर आप क्यू की बात करो तो सबसे आप बेहतरीन एग्जाम्पल दे सकते हो कि रिजर्वेशन काउंटर और सिनेमा घर में आप टिकट काउंटर पर जो एक कतार में खड़े होते हैं, तो आप देखते हो कि जो पहले आपसे लाइन में आगे है उसको पहले टिकट मिलेगा, यानी जो पहले आया वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। ओके, बिल्कुल। तो अब बात करेंगे कि मैंने आपको बताया कि स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर that follows the LIFO principle. A stack has one end, and whereas the queue has two ends, front and rear, it contains only one pointer, top pointer. टॉप पॉइंटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर सारी एंट्री टॉप से ही होती है, ठीक है। तो चाहे तो टॉप पॉइंटर बोले चाहे टॉप ऑपरेशन बोले, एक ही बात है, क्योंकि सी और C++ में टॉप को एज अ पॉइंटर ट्रीट किया जाता है। लेकिन बाकी अदर लैंग्वेज में जहां पर पॉइंटर नहीं होता है, मैंने आपको बताया कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस होल्ड करता है किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन का, और जिसका वो एड्रेस कंटेन करता है उसकी तरफ वो पॉइंट करता है, ठीक है। बट जितनी भी हायर लेवल लैंग्वेज हैं लाइक पाइथन, या हम जावा की बात करें, या हम और भी लैंग्वेजेस की बात करें, तो कई सारी लैंग्वेजेस में पॉइंटर खत्म हो चुका है, यानी पॉइंटर आपको एक्सटर्नली करने को नहीं मिलेगा। इसलिए वहां पर हम पॉइंटर ना बोलते हुए टॉप ऑपरेशन बोल दें तो बेटर होगा एज कंपेरेटिव टू पॉइंटर, ठीक है। अभी हमने इसको, चूंकि मैक्सिममली जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अभी हमारी मदर लैंग्वेजेस C और C++ है। जैसे अगर हम बात करें कि आप इंडिया में हैं तो आपकी मदर लैंग्वेज हिंदी है, या आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, उसके साथ में आप कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हो, चाहे जैपनीज पढ़ो, चाहे चाइनीज पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, चाहे आप कोई भी पढ़ो, वो अलग बात है। बट आपकी मदर लैंग्वेज क्या है? हिंदी, या आपकी एरिया लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा। इसी तरह से यहाँ पर जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी मदर लैंग्वेज हमारी कौन सी है कंप्यूटर साइंस में? C एंड C++। उसके बाद हम कौन सी हायर लेवल लैंग्वेज पढ़ते हैं, लाइक पाइथन पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, या और भी जितनी भी भाषाएं हैं उनको पढ़ते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे चाहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइलर हो, वो सारे C और C++ पे ही डेवलप किए गए थे, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर शुरुआत वहीं से होती है बेसिकली। इसलिए हम कह सकते हैं इट कंटेन्स only one pointer, that is a top pointer pointing to the top most element of the stack। यानी कि आपका जो टॉप पॉइंटर है दैट इज अ टॉप पॉइंटर। तो अगर हमारा ये स्टैक है, ये स्टैक है, स्टैक का मतलब है फाइल्स ऑफ बुक। सबसे लास्ट वाली जो बुक रखी है आपने वो सबसे पहले बाहर होगी। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो पहले ये रिमूव होगी, फिर आप अगली बुक को रिमूव करोगे, फिर आप अगली बुक को रिमूव करोगे, और इफ यू इंसर्ट इट देन इसके ऊपर आप ये रखे हो, इसके ऊपर आपने ये रखा है, इसके बाद आपने ये रखा है, यानी कि एक सिस्टम से फॉलो होता है। तो जाता कहां से है? बॉटम से टॉप तक जाता है, ये याद रखना आप, ठीक है। और जब डिलीट करते हो तो टॉप से बॉटम तक जाएगा।
इज दैट क्लियर? ओके, अभी देखिए आपको मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है स्टैक में? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा आई थिंक, और जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा स्पीड स्लो किया हुआ है, क्योंकि पहले हम लोग समझ लें, क्योंकि जितनी भी कहानी शुरू होती है वो डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ग्राफ और ट्री से ही होती है। स्टैक क्यू से ही स्टार्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है, या लिंक लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका बेसिक है, और ग्राफ और ट्री थोड़ा सा हमारा एडवांस में चला जाएगा डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट में। इसके बाद में हम लोग एल्गोरिथम्स पे जाते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। कंप्यूटर का क्वेश्चन ज्यादा रॉन्ग हो जा रहा है, उसका बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा रॉन्ग होंगे, ऑब्वियसली बात है। ओके, चलिए, तो वेयर एवर एन एलिमेंट इज एडेड इन द स्टैक्स, इट इज एडेड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। जब भी आप कोई एलिमेंट ऐड करेंगे स्टैक में, तो वो किस एंड से करेंगे? टॉप से करेंगे, ठीक है। एंड द एलिमेंट कैन बी डिलीटेड ओनली फ्रॉम द स्टैक। किससे करेंगे? टॉप से ही करेंगे। सो इन अदर वर्ड्स, अ स्टैक कैन बी डिफाइंड एज, ये सारी बातों से हमने एक डेफिनेशन निकाली स्टैक की, कि बेसिक डेफिनेशन क्या है? अ स्टैक कैन बी डिफाइंड एज अ कंटेनर in which insertion and deletion can be done from the one end known as the top of the stack। क्या मतलब कह रहा है कि स्टैक एक को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एक कंटेनर के फॉर्म में। अगर आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, स्टैक हमारा इस तरीके का होता है। ये जो छवि आप देख रहे हैं, जो चित्र आप देख रहे हैं, ये क्या है? कंटेनर का है, और इसमें जो भी चीज आप डाल रहे हैं वो ऊपर से ही डालेंगे, याद रखें। और जब भर जाएगा तो लास्ट से ही आप उसको खाली करते हो। यदि आप ध्यान दो तो एक कंटेनर की तरह है, जहां पर इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होगा। अगर आप ध्यान दीजिए, एक जग को आप भरते हैं, तो जग में भरने का कॉन्सेप्ट कहां से होगा? ऊपर से ही भरेंगे आप, यानी टॉप से ही भरेंगे। और हटाएंगे उसका पानी, अगर आप हटाएंगे तो कहां से हटाएंगे? टॉप से ही हटाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बॉटम से हटा दें, वो अलग कंसेप्ट हो गया। वो तो हो गया लीकेज हो गया अगर आपके कंटेनर में, तो वो अलग चीज हो गई, वो आप हटा नहीं रहे हो, है ना, ध्यान रखना इस चीज को। तो आप रियल लाइफ में इस तरह का रोज करते हो, ये ऑपरेशन परफॉर्म रोज। अब इसी चीज को आप एल्गोरिथम के तौर पर लिखते हो और उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हो। सो हो गया इसका इंप्लीमेंटेशन, बट आप इसको रोज यूज करते हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप एक कंटेनर को फिल करते हो, और कंटेनर के तौर पर आप जग ले सकते हो, मग ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट आप कहां से करते हो? फैंट्री फिल ऊपर से करते हो। तो इसी तरह से स्टैक में हमारे जो भी डेटा एलिमेंट्स होंगे वो कहां से जाएंगे? ऊपर से जाएंगे, ठीक है, यानी टॉप से जाएंगे। इसलिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हमारे स्टैक के एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं। पुश करते जा रहे हैं, देखिए यहां से हम पुश कर रहे हैं। ये हमने दो, कितना शानदार ये डायग्राम है। अगर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं, इसको मैंने बड़ा कर दिया है, देखिए, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अभी इस डायग्राम को देखिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास में जो भी डेटा एलिमेंट है उसको हम कहां से पुश कर रहे हैं? टॉप से। कहां से पुश कर रहे हैं? टॉप से। और जो भी एलिमेंट आपने पुश किया, पहले ये वाला एलिमेंट गया, फिर ये वाला एलिमेंट गया, फिर ये वाला गया, फिर ये वाला गया, ये पुश हो गया। लेकिन अब अगर आप कोई भी एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं तो कहां से करेंगे? टॉप से करेंगे। कहां से करेंगे? टॉप से करेंगे। तो पहले ये वाला बाहर, फिर ये वाला बाहर, फिर ये वाला बाहर, और फिर ये वाला। इसका मतलब
ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है? तो ध्यान दीजिए, ये कर रहा है लीफो प्रिंसिपल, और हम ये भी बोल सकते हैं FILO प्रिंसिपल, जिसका मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट। आई थिंक कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस टैग को समझने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि हो रही है। ठीक है, एक बार बता दें कि ये टॉपिक में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जितना हम ध्यान बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में रखेंगे, उतना ही हमारा करेक्ट क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने बेसिक को अच्छे से नहीं सीखा तो क्वेश्चंस आपसे नहीं होने वाले। ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिएगा अपने दिमाग में कि बिल्कुल तभी चीजें समझ में आएंगी। इसमें से कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको पहले से भी आता होगा, लेकिन कई सारी बातें आपको क्लास के दौरान जानने को मिलेंगी जो नई होंगी। हो सकता है कि आपने पढ़ी हो पर आपके दिमाग से स्लिप हो गई हो, तो वो सारी बातें आपको अभी जानने को मिलेंगी। क्योंकि जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के बारे में जब तक कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसके एडवांस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि स्टैक में जब आप इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को यूज करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन तभी आएगा जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको टफ लगने वाला है। और मैक्सिमम लोगों को डेटा स्ट्रक्चर इसलिए कठिन लगता है क्योंकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है। ये तो मालूम है कि स्टैक लीफो होता है, पर क्यों होता है, कैसे होता है, ये नहीं मालूम है। और इसलिए जब आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्गोरिथम के द्वारा, तब आपको कठिन लगता है। क्यों? जैसे भी मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताई कि हमारे पास में एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में जो भी कुछ आप इंसर्ट कर रहे हैं या हटा रहे हैं, वो कहां से जा रहा है? टॉप से जा रहा है। तो अब ये बात नहीं मालूम है। ये तो मालूम है कि ये लीफो है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो ये बात आपने दिमाग में रट रखी है, ये आप पहले से पढ़ लिए है, कहीं से सुन ली है, लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, ये बात जानना है। जब तक ये बात नहीं जानोगे आपको बात समझ में नहीं आएगी। मैंने अभी बोला कि टॉप से सारा काम हो रहा है, तो पहली चीज तो दिमाग में होना चाहिए कि यहां पर टॉप के अलावा और कुछ नहीं होगा। बेसिक ऑपरेशन है पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। पुश से आप कोई भी एलिमेंट को अंदर करेंगे, पॉप से आप कोई भी एलिमेंट को बाहर करेंगे। ये दो बेसिक ऑपरेशन है, फंडामेंटल दो बेसिक ऑपरेशन। इसके बाद और भी कई सारे ऑपरेशंस हैं, वो हम जब आगे हम डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट हम यहाँ पर अभी कोई भी स्टैक में प्रोग्रामिंग नहीं करने वाले, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है और हमको प्रोग्रामिंग की उसमें नीड भी नहीं है। सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट जानना है जिसके बेसिस पर हमसे थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल। ठीक है, चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ की पॉइंट हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था पाइल्स ऑफ बुक्स का। स्टैक को आप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्टैक इज अ नॉर्मल डेटा या स्टैक इज अ विच टाइप ऑफ द डेटा टाइप, लाइक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, या कुछ भी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप उसको सीधा आंसर बोलेंगे ये एडीटी है। और एडीटी का मतलब ये होता है कि इसमें हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, लाइक डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट मतलब जिसको एब्स्ट्रैक्शन फॉलो करता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी जब आप स्टैक को यूज कर रहे हैं, जब आप एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब आप मोटर कार चलाते हैं, तो मोटर कार में आपका पास गियर है, आप गियर को यूज करते हैं, तो उसमें आपको ये नहीं जानना है कि ये गियर काम कैसे करता है। आपको ये पता है कि फर्स्ट गियर लगाएंगे तो गाड़ी में ये होगा, सेकंड लगाएंगे तो ये होगा, थर्ड लगाएंगे तो ये होगा, दैट इज
सफिशिएंट फॉर द गियर, है ना, अगर रेफरेंस ऑफ गियर की बात करें, बट आपको ये नहीं जानना कि ये हाउ टू वर्क। तो यही हमारे पास में एब्स्ट्रैक्शन की टेक्निक होती है कि जब आप स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे होंगे तो आप इसमें एब्स्ट्रैक्शन यहां पर कर देंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले के लिए वो ये जाने कि ये इसमें यूज कैसे हो रहा है, हमें यूज करना आना चाहिए बस। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। सो a stack is an abstract data type with a predefined capacity which means that it can store the elements of a limited size। अब चूंकि स्टैक है तो स्टैक में हम लोगों का एक लगभग एक लिमिटेड साइज ही होता है, क्योंकि कंटेनर है, ऑब्वियसली बात है। आपके पास में ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर का कोई एक साइज तो होगा आपके पास में, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक लिमिटेड साइज होता है ना। अब स्टैक को आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, आप स्टैक को एरे के द्वारा भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के द्वारा भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चूंकि हमने बताया कि स्टैक आपका डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। ओके, so it is a data structure that follows some order to insert and delete the elements, and the order can be the LIFO or FILO, है ना। so last in first out और first in last out। आई थिंक आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर हो गए होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बात। The primary operation in the stack are follows, like first is the push operation। push operation का मतलब to insert a new element in the stack in the is termed as push operation। so first आपका आता है push operation, जिसका मतलब इंसर्शन है। जिसका मतलब क्या है? इंसर्शन। अगर हम थोड़ा सा पाइथन में जानेंगे तो पाइथन में अपेंड किया जाता है। क्या किया जाता है? अपेंड काम करता है, अपेंड फंक्शन काम करता है। अपेंड मतलब ये करता है पाइथन में, अगर किसी ने नाम सुना हो तो ये अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट बेसिक ऑपरेशन पुश और पॉप है। तो पुश का मतलब कि कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना, पॉप का मतलब है कि कोई एलिमेंट को डिलीट करना। इज दैट क्लियर? सो पॉप मतलब ऑपरेशन टू रिमूव और डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक इज टर्म्ड एज पॉप ऑपरेशन। ओके, आपको समझ आ गया या नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बेसिक सी बातें जानना। हाँ, पॉप भी पाइथन में होता है। अपेंड ऐड करने के लिए अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक बात बोली है। पॉप तो पाइथन में एज इट इज ही होता है। पॉप जो है वो पाइथन में एज इट इज ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां एज इट इज होता है वहां मैंने आपको इसलिए नहीं बोला कि ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। और अपेंड जो है ऐड करने के लिए होता है। बहुत अच्छी बात है, कई सारे लोगों ने पाइथन लैंग्वेज पढ़ी है तो समझ में आ रही होगी आपको। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनमें से कोई मुझे बताए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार मुझे बता दें। ऐसा कोई है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है डेटा स्ट्रक्चर, जिसने पहले कभी भी नहीं पढ़ा हो और आज पढ़ रहा हो? उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। वर्किंग क्या है इसकी, किस तरह से हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ओके, ठीक है। स्टैक का प्रॉपर डेफिनेशन मैंने एक बार बता तो चुका हूं मैं, कि स्टैक एक ऐसा कंटेनर है जहां पर एक ही एंड से हम इंसर्शन और डिलीशन करते हैं। अभी क्वेश्चन बाद में बात करेंगे, ठीक है, पर पहले अभी हम बेसिक सी बात जानेंगे। क्वेश्चंस करेंगे आपके, आपका क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो अभी अभी मत पूछो क्वेश्चन, बीच में गड़बड़ हो जाएगा।
ये जो मैंने वर्किंग ऑफ स्टैक बोला है, इसको एक बार आप रीड आउट करिए जरा। चलिए देखिए, वर्किंग क्या है, अगर आप इस बात को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने आपसे बोला कि स्टैक हमारा एक कंटेनर है, और कंटेनर में हम एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, पुश और पॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कोई एलिमेंट को पुश करते हैं, तो पुश करते वक्त हमने लिख दिया जैसे पुश 1, इसका मतलब देखिए ये यहां पर हमने 1 को पुश कर दिया, पर ये 1 जो है वो कहां से जाएगा बेटा, यहां से जाएगा। ये हमने कहां से किया है, टॉप से किया है, और क्या किया है, पुश किया है। किसको किया है, 1 को पुश किया है, तो यहां पर हमने 1 पुश कर दिया। सो स्टैक वर्क्स ऑन द लीफो पैटर्न एज वी कैन ऑब्जर्व दैट, ये जो कहानी लिखी है ये इसी के बारे में लिखी है कि अगर मान लेते हैं कि अच्छा, अब ये पुश ऑपरेशन कब कर पाओगे, थोड़ा दिमाग लगाना, कि पुश ऑपरेशन आप तभी कर पाओगे जब आपका कंटेनर खाली होगा। मैं अगर आपसे कहूं कि आपने एक ग्लास को पूरा फुल पानी से भर दिया है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें एक गिलास पानी और मिलाना है, तो जब आपका गिलास फुल भरा है, तो क्या आप उसमें वो एक गिलास पानी भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, पानी ओवरफ्लो होकर के बहने लगेगा। तो यहां पर भी जब आपका स्टैक फुल होगा और जब भी आप कोई दूसरा एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट उसमें पुश करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या दिखाएगा, कंडीशन ओवरफ्लो। तो याद रखें इस बात को। देखिए थोड़ा सा आप अगर कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिक ऑप्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कि आपके पास में एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी में आपसे कहा जाए कि एक गिलास पानी और मिला दीजिएगा जबकि वो पूरा भरा है, तो जब आप पानी के मतलब सर्टेन ड्रॉप्स फिल करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो शो करेगा। यहां पर भी वही है कि स्टैक का साइज अगर हमने 5 एलिमेंट का लिया है, और अगर आप छठवां एलिमेंट भरने की कोशिश करेंगे, उसमें पुश करने की कोशिश करेंगे, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो। ठीक है, तो यहां पर आपको पहले तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा जब भी आप कोई एलिमेंट को पुश करेंगे, इंसर्ट करेंगे, कि आपका स्टैक खाली है या नहीं है, यानी टॉप ऑफ द स्टैक एम्प्टी है या नहीं है आपके अगले एलिमेंट को फिल करने के लिए। तो ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, सो द साइज ऑफ द, अब सपोज दैट कि मैं क्वेश्चन को पहले आपसे समझ लेता हूं। स्टैक वर्क्स ऑन द लीफो पैटर्न एज वी कैन ऑब्जर्व द बिलो फिगर, देयर आर द 5 मेमोरी ब्लॉक्स इन स्टैक। मेरे पास में 5 मेमोरी ब्लॉक हैं स्टैक में, एंड देयर फोर द साइज ऑफ द स्टैक इज 5। जितने ब्लॉक का है तो उसका साइज कितना हो जाएगा, उतने ही ब्लॉक का है ना। सो सपोज वी वांट टू स्टोर द एलिमेंट्स इन अ स्टैक, एंड लेट्स एज्यूम दैट स्टैक इज एम्प्टी। ये हमने मान लिया है कि हमारे पास में जो गिलास है या जो कंटेनर है वो बिल्कुल खाली है। इसी तरह से हमारे पास में जो स्टैक हमने 5 एलिमेंट का लिया वो टोटल खाली है, जिसमें हम 1 बाई 1 एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। सो वी हैव टेकन द स्टैक of size 5 as shown below in the which we are the pushing the element one by one until the stack becomes full। हम तब तक उसमें एलिमेंट्स को फिल करते रहेंगे, इंसर्ट करते रहेंगे जब तक कि स्टैक फुल ना हो जाए। ठीक उसी तरह उस एक गिलास में हम पानी तब तक फिल करेंगे जब तक कि वो फुल ना हो जाए। एक बार फुल हो गया, हम इसके बाद में पुश ऑपरेशन बंद कर देंगे। बात समझ में आ रही है भी आपको कि नहीं आ रही। तो जब अगला एलिमेंट हमने
पुश किया, पहले एलिमेंट हमने, हमारा स्टैक खाली था, हमने एक पुश किया, 1 को पुश कर दिया, पहला एलिमेंट फिल हो गया। जब अगली बार हमने पुश किया तो अगली बार पुश ऑपरेशन किस पर हुआ, 2 पर, पुश 2, तो दूसरा एलिमेंट हो गया हमारा। अब हमारा स्टैक में जो टॉप है वो यहां है, ठीक है। फिर हमने पुश को किया 3, तो हमने फिर पुश किया 3, देन फिर हमने पुश किया 4, अगला एलिमेंट हमने फिर पुश किया, और लास्ट एलिमेंट हमने पुश किया 5, और अब हमारा स्टैक यहां पर क्या हो गया, स्टैक इज फुल, स्टैक इज फुल बिकॉज साइज ऑफ, बिकॉज साइज इज स्टैक 5, हमारे स्टैक का साइज कितना है 5, और हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इंसर्ट किए 5, तो हमारा स्टैक क्या हो गया, फुल हो गया। अब अगर हम कोई भी एलिमेंट इसमें फिर से पुश करेंगे तो ये कौन सी कंडीशन दिखाएगा कि हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो गया है, ठीक है। तो ये है बेसिक वर्किंग स्टैक की। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी को कुछ नोट करना है तो वो नोट भी कर सकता है, बाकी आपको नोट्स इसके मिलेंगे इसी क्लास के नाम से, सीयूटी कंप्यूटर क्लास 10 के नाम से ही आपको स्टैक के थ्योरी नोट्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, थ्योरी के नोट्स जो हैं वो आपको एक बार में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपको नोट्स के तौर पर नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा। और इस क्लास में जितना हमने पढ़ाया है लगभग आपको सारे नोट्स इसमें मिल जाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Since our stack is full as the size of the stack is 5 in the above cases, we can observe that it goes from the top to bottom when we are then entering. अब ये पूरी वर्किंग स्टेज लिखी हुई है ना। So when we are entering the new element in the stack, so the stack gets filled up the from bottom to top. हम जब आप फिल कर रहे हैं तो कहां से कर रहे हैं, बॉटम से टॉप तक पूरे स्टैक को हम क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, कंटेनर को हम क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का, ओके। चलो when we perform the delete operation, अभी हमने क्या परफॉर्म किया है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो हम कहां से कहां तक भर रहे हैं, कहां से कहां तक भर रहे हैं, बॉटम टू टॉप, बट फिल कहां से कर रहे हैं, टॉप से, कहां से फिल कर रहे हैं, टॉप से, ये बात ध्यान रखिए। सो व्हेन वी परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन ऑन द स्टैक, देयर इज ओनली वे फॉर द एंट्री and exit as the other end is closed. It follows the LIFO pattern, which means that the value entered first will be the removed the last. In the above cases, the value 5 is entered first, so it will be removed only after the deletion of the all the other elements. अगर आपने स्टैक में 5 को एंटर किया है फर्स्टली, तो उसके बाद के जितने एलिमेंट हैं जब तक वो डिलीट नहीं हो जाएंगे तब तक आप 5 को डिलीट नहीं कर सकते, इसी को हम बोलते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड हमारे स्टैक के ऑपरेशंस हैं, वो हम अगले पेज पर आपको अगली स्लाइड में दिखाएंगे। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ कॉमन ऑपरेशंस इंप्लीमेंटेड ऑन द स्टैक। लाइक हमने बात की पुश, सो फर्स्ट ऑपरेशन है पुश। When we insert an element in a stack, then the operation is known as a push. If the stack is full, then the overflow condition occurs. Okay? अभी आपने विवेक जो सवाल पूछा है, थोड़ा रुक जाइए, मैं आपको सब बता दूंगा, आपका जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑपरेशन है हमारा पॉप, क्योंकि पुश हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। पॉप, when we delete an element from the stack, the operation is known as a pop. जब हम कोई एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं that is a pop, and जब कोई एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं that is a push. If the stack is empty, means that no element exists in the stack. अब वही बात है
कि अगर मैं आपसे कहूं कि खाली आपके पास में गिलास है और उस खाली गिलास में मैं कहूं कि उसमें रखी हुई चीज खाली करनी है, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं भाई, अंडर फ्लो कंडीशन हो गई ये तो। जब स्टैक आपका ऑलरेडी खाली है तो उसमें से क्या खाली करेंगे? कोई एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। आपका अगर स्टैक पूरा पहले से ही खाली है, पानी का गिलास अगर आपका पहले से ही खाली है, तो फिर आप उसमें से पानी कैसे खाली करोगे? ऑब्वियसली बात है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, और यही बात अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन के समय पे ध्यान रहती है तो इम्प्लीमेंटेशन हमारा इजीएस्ट होता है। अदरवाइज आपको इम्प्लीमेंटेशन कठिन लगेगा। तो बहुत छोटी सी और बहुत बारीक सी बात है, अगर ये बातें आपको याद रहती हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। इफ द स्टैक इज एम्प्टी मींस दैट नो एलिमेंट एग्जिस्ट इन द स्टैक, दिस स्टेट इज नॉन एज द अंडर फ्लो स्टेट। याद रखें। तो पॉप में अंडर फ्लो शो करेंगे जब कोई भी एलिमेंट आपका है नहीं और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और पुश में ओवरफ्लो कंडीशन शो होगी तब जब हम स्टैक भरे हुए स्टैक में कोई एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। देखिए सर, मैक्सिमम हाउ मेनी एलिमेंट्स वी कैन पुट इन स्टैक, इट डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक। जितना भी आपने स्टैक का साइज डिसाइड किया है उतने एलिमेंट्स ही आप स्टैक में रख सकते हैं। ये वही वाली बात हो गई कि भाई आप अपने घर में पानी को स्टोर करने के लिए कितने साइज का कंटेनर लेते हैं। तो भाई ये आपकी मर्जी है, आपकी रिक्वायरमेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर एक 10 लीटर के बाल्टी से हो सकती है तो आप 10 लीटर का खरीदेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे 500 लीटर का स्टोरेज करना है तो आप 500 लीटर करेंगे। आपको लगता है 1000 में होगा तो 1000 का लोगे, 2000 का लगेगा। तो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है उसके हिसाब से ही आप उतने बड़े कंटेनर को रखोगे। इसी तरह से जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे होगे तो आपको ये पता होगा कि लगभग हम ये कितने लोगों के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास में एक तो दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप एरे से बनाएं। एरे जैसे कि आप स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कि जैसे आपको पता नहीं है कि 100 लोग हैं या 200 लोग हैं, तो आपने लगभग एक अंदाजे के हिसाब से 200 का बना दिया, भले ही उसमें से कम लोग आए, ये अलग बात है। बट एरे अगर आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं मेमोरी का वेस्टेज करोगे। तो बेटर ऑप्शन इज कि आप डायनेमिकली यूज करो। और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को आप जब यूज करोगे तो लिंक लिस्ट के थ्रू करोगे। लिंक लिस्ट में आपको जब आप इंप्लीमेंटेशन करोगे, आपको लगता है कि रन टाइम पर 100 स्टैक का साइज रखना है तो आप उसका साइज 100 कर दोगे। अगर आपको लगता है 200 करना है तो आप 200 कर दोगे। अगर आपको लगता है 50 करना है तो आप 50 करोगे, बट साइज फिक्स होना चाहिए। तो साइज तो फिक्स होगा ही, ऑब्वियसली बात है। ये ठीक वैसे ही है कि अगर आपने 1000 लीटर की पानी की टंकी स्टोर करके रख ली, आपको लग ही नहीं रहा है कि मेरी रिक्वायरमेंट 100 लीटर से ज्यादा की है, तो आपने 900 लीटर वेस्टेज किया है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी रिक्वायरमेंट 100 लीटर की है तो मैंने 100 लीटर का रख लिया, मेरी रिक्वायरमेंट 500 लीटर की है तो मैंने 500 लीटर रख लिया, मेरी रिक्वायरमेंट 2000 की है तो मैंने 2000 का रख लिया। ये तो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट। और जब आप रियल लाइफ की कोई भी एप्लीकेशन को सॉल्व कर रहे होंगे उस समय पर आपको उसमें से कितना डेटा टाइप चाहिए, कौन सा डेटा टाइप चाहिए, कितने लोगों का डेटा स्टोर करना है, ये तो तभी पता चलेगी जब रिक्वायरमेंट आएगी। इसलिए इस बात पर अभी बहुत ज्यादा जोर आपको नहीं देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगला जो है ऑपरेशन है इज एम्प्टी। इसका मतलब बेटा ये है कि पहले ये चेक करेगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, हमारा स्टैक खाली है या नहीं है। ये ऑपरेशन ये बताता है कि स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है,
नेक्स्ट है इज फुल। इज फुल का मतलब ये है कि क्या आपका स्टैक भरा है या खाली है, ये आपको देखना है। आपका स्टैक भरा है या नहीं, इज फुल, तो इट डिटरमाइंस वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट। ठीक है। इसके बाद में एक और ऑपरेशन है पीक। ऑपरेशन देखिए स्टैक के बहुत सारे हैं, पर ये वो ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूं जिस में से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इज फुल इज एम्प्टी का क्या मतलब होता है, आप बता सकते हो। पीक ऑपरेशन आपको उस एलिमेंट की पोजीशन को बताएगा जिस पर आपने उसको इंसर्ट किया है। ठीक है। तो इट रिटर्न्स द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन, यानी जिस पोजीशन पर आपने उसको रखा है स्टैक में। अगर कोई एलिमेंट है लाइक सपोज दैट, ये तो बताएगा कि एम्प्टी है, ये बताएगा कि एलिमेंट्स फुल हैं, और ये बताएगा कि भाई सपोज दैट कि 1 2 3। तो अगर इसकी पोजीशन है, मान लेते हैं कि 0 से हम शुरू कर रहे हैं, 0 1 2, तो 2 इज, अगर हम 3 में अगर हम पीक डालना, अगर हम डालना चाह रहे हैं कि हमने कितने पोजीशन तक किया है, तो इट रिटर्न द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन। तो 3 जो है वो किस पोजीशन तक हमने एंटर किया है, तो ये हमारा पोजीशन बताएगा। ठीक है। हमने कोई भी एलिमेंट इंसर्ट किया है, इट रिटर्न्स द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन, किस पोजीशन तक हमने इंसर्शन कर दिया है ये वो बताएगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, अभी बात समझ में आ गई, ये क्या बताएगा कि किस पोजीशन तक इंसर्शन हुआ है, ये बताएगा पीक फंक्शन, पीक ऑपरेशन ये बताएगा। इट रिटर्न्स द एलिमेंट ऑफ द गिवन पोजीशन। इज फुल, फुल है या नहीं, इज एम्प्टी, खाली है या नहीं। अब अगला ऑपरेशन है, कौन सा है ये, 6वें नंबर का, काउंट ऑपरेशन। ये क्या बताएगा, काउंट ऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर आप जानना चाहते हो कि आपके स्टैक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अभी अवेलेबल, मान लेते हैं कि हमने 100 एलिमेंट का स्टैक बनाया, बट हमने उसमें से 25 एलिमेंट्स ही इंसर्ट किए हैं, तो हमें ये मालूम नहीं है कि हमने स्टैक में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्ट किए हैं। तो काउंट ऑपरेशन आपको ये बताएगा कि इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन स्टैक, मतलब स्टैक में अभी आपने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं। ठीक है, या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके स्टैक में अवेलेबल हैं उसकी संख्या यहां पर आपको बता देगा। लाइक सपोज दैट हमने एक स्टैक बनाया और उस स्टैक में 1 2 3, और सपोज दैट यहां पे भी कोई एलिमेंट है मान लेते हैं, लेकिन हमने यहां पर सिर्फ 3 एलिमेंट ही यहां पर इंसर्ट किए, तो यहां पर अगर हम काउंट ऑपरेशन चलाएंगे तो हमें ये क्या बता देगा, 3। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरह से 7th ऑपरेशन हमारा अब क्या बता रहा है, चेंज। चेंज का मतलब ये पोजीशन को चेंज कर देगा। इट चेंजेस द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन, ये किसी भी एलिमेंट की दी हुई पोजीशन को चेंज कर सकता है। और आखिरी हमारा है डिस्प्ले। इसका मतलब ये है कि ये हमारे जितने भी स्टैक के एलिमेंट्स हैं उसको क्या कर दे, प्रिंट कर दे। तो इट प्रिंट्स ऑल द एलिमेंट्स अवेलेबल इन द स्टैक। ठीक है, इज दैट क्लियर, आपको समझ आ गया या नहीं आया। चलिए अब हम बात करेंगे, अगला ऑपरेशन है हमारा। अब थोड़ा सा हम पुश ऑपरेशन को एक बार आप लोग पहले इसको रीड करिएगा, फिर हम बात करेंगे आगे।
रीड करिए एक बार आप लोग इस ऑपरेशन को, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पढ़ा आप लोगों ने? पुश ऑपरेशन में कौन कौन सी स्टेप्स हैं? सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि जब आप स्टैक में कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो पहले तो आप ये बात चेक करेंगे कि क्या आपका स्टैक खाली है या नहीं है। देखिए, हम क्वेश्चन तब कराएंगे जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट कराऊंगा, आपको उस समय तक समझ में आएंगे, लेकिन आपको एग्जाम तक कोई बात याद रखनी है तो पहले थ्योरी जानना जरूरी है, ठीक है। आप में से कई लोगों ने पढ़ा है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन हमें इस आइडियोलॉजी के साथ में चलना है कि जिसने पहली बार भी पढ़ा है उसको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यही है कि बिफोर इंसर्शन आपको ये चेक करना है स्टैक में कि स्टैक फुल तो नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या ध्यान देना है? स्टैक फुल तो नहीं है ना। इसके बाद दूसरा स्टेप है, इफ वी ट्राई टू इंसर्ट द एलिमेंट इन अ स्टैक एंड स्टैक इज फुल देन द ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर्स। यानी कि जब आप कभी भी भरे हुए स्टैक में कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या आपको कंडीशन दिखेगी? ओवरफ्लो की कंडीशन मिलेगी। तो ये पहली दो बातें तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। इसके बाद में तीसरा स्टेप है, व्हेन वी इनिशियलाइज अ स्टैक वी सेट द वैल्यू द टॉप ऑफ एस -1। यानी कि जब हम स्टैक को इनिशियलाइज करते हैं तो शुरुआती दौर में हमारा स्टैक टॉप में -1 होगा, यानी कि खाली ही होगा। खाली वाले को आप -1 से ही रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन जैसे ही आप कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो उससे पहले आपको यह चेक करना है कि क्या आपका टॉप -1 है या नहीं है। अगर -1 है तो इसका मतलब कि आपका स्टैक खाली है, ठीक है। चौथी बात बोली गई है, व्हेन द न्यू एलिमेंट पुश्ड इन अ स्टैक, जब आप कोई नया एलिमेंट पुश करेंगे स्टैक में तो फर्स्टली द वैल्यू ऑफ टॉप गेट्स इंक्रीमेंटेड एंड टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? टॉप +1। टॉप में क्या है? -1। -1 से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी -1 + 1 दैट इज 0। तो आपने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया। अभी हम आपको पूरा इंसर्शन का टेक्निक बताएंगे। एंड द एलिमेंट विल बी प्लेस्ड एट द न्यू पोजीशन ऑफ द टॉप, और एलिमेंट न्यू पोजीशन पर पहुंच जाएगा जिसको आप बोलोगे टॉप। टॉप आपका बढ़ता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो टॉप की वैल्यू बढ़ती जाएगी, याद रखना। और नया एलिमेंट अपनी पोजीशन लेता रहेगा। कब तक? जब तक लेता रहेगा जब तक कि आपका स्टैक फुल ना हो जाए। यानी आप जितने एलिमेंट इसमें इंसर्ट करना चाहते थे और जितने एलिमेंट का आपने बनाया था, जब तक कि सारे एलिमेंट फुल ना हो जाए। लास्ट स्टेप है
कि द एलिमेंट्स विल बी इंसर्टेड अंटिल वी रीच द मैक्स साइज ऑफ द स्टैक। एलिमेंट को आप तब तक इंसर्ट करते हो जब तक कि स्टैक मैक्सिमम स्टैक में जब तक कि टॉप आपका जो है वो फिल ना हो जाए, यानी मैक्सिमम साइज तक ना हो जाए। ठीक है, लाइक अगर आपने स्टैक का साइज 5 बनाया था, 5 ब्लॉक्स का बनाया था, और उसमें आपने पांचों एलिमेंट जब तक नहीं डाल दोगे तब तक ही आपको इंसर्शन करते रहना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पांचवी स्टेप है और चौथी स्टेप है, इसमें रिपीटेशन होगा। तो इसको अब अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हो तो क्या करते हो, लूपिंग स्टेटमेंट या इटरेटिव स्टेटमेंट आप लिखते हो, जिसके तरह से जिसके द्वारा आप क्या करते हो, इंसर्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो। अब ये जो स्टेप्स लिखी हैं, ये पुश ऑपरेशन की एक एल्गोरिथम दी गई है। एल्गोरिथम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंशियल मैनर। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से आप इंस्ट्रक्शन को लिख देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, एल्गोरिथम। अब इसी एल्गोरिथम को आप प्रोग्रामिंग फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 आप इटरेटिव लगाते हो, क्यों, क्योंकि टॉप को बार बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा जब भी आप नया एलिमेंट इंसर्ट करोगे। कब तक करना है, जब तक कि स्टैक का साइज फुल ना हो जाए, जब तक कि मैक्सिमम साइज तक ना पहुंच जाए। अभी आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि 5 नंबर पॉइंट समझ में नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? अभी इसको हम विजुलाइज कराते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए, इसको आप थोड़ा सा विजुअल करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? शुरुआती दौर में आपका स्टैक एम्प्टी है और टॉप की वैल्यू क्या है, -1। जैसे ही आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपने क्या किया, पुश 10, तो टॉप में क्या हो गया, टॉप +1। टॉप में अभी क्या था, -1, तो ये कितना हो गया, 0। टॉप में अब कितना हो गया, 0 हो गया। 10 हमने एंटर किया, तो स्टेप नंबर 4 और 5 आप रिपीट कर रहे हो। फिर आपने नया एलिमेंट पुश किया, और नया एलिमेंट कौन सा है, वो पुश 20। अगेन आपने टॉप को इंक्रीमेंट किया, टॉप +1 से, और टॉप में क्या है, 0 + 1, इसका मतलब 1। तो टॉप में अब अगली वैल्यू क्या हो गई, 1। देखो आप यहां पे देख पा रहे हो, टॉप में अगली वैल्यू क्या है, 20 आपने स्टोर कर दिया, 10 स्टोर कर दिया, 20 स्टोर कर दिया। अगला ऑप्शन आपने अगली बार फिर आप रिपीट कर रहे हो स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 5 को। नेक्स्ट एलिमेंट को आपने पुश किया, और नेक्स्ट एलिमेंट है 30। अगेन टॉप इंक्रीमेंटेड, तो टॉप में अब 1 + 1 दैट इज 2 चला गया, यानी कि टॉप आपका अब यहां है, और टॉप की पोजीशन क्या है, 2। ठीक है, तो याद रखो। अगली बार आपने फिर अगला ऑपरेशन परफॉर्म किया, पुश 40, तो आपने टॉप की वैल्यू को फिर से इंक्रीमेंट किया, टॉप +1, मतलब कितना आएगा, 3।
तो टॉप की वैल्यू कितनी हो गई 3। ये आपका टॉप 3 हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब आपका स्टैक हो गया फुल। अब आपका स्टैक क्या हो गया फुल हो गया। तो ये आपका पुश ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि पॉप ऑपरेशन, यानी कि अभी हमने ऑपरेशन को इंसर्ट किया था, तो अब हम ऑपरेशन का डिलीशन समझेंगे। ठीक है, क्या है पहले एक बार आप थोड़ा सा आप पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूं। इसको एक बार आप रीड करिए पहले, फिर मुझे बताइए। पढ़ लिया? देखते हैं भाई। तो ऑपरेशन क्या कहता है? ऑपरेशन ये कहता है कि बिफोर डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक वी चेक वेदर स्टैक इज एम्प्टी। यानी कि अब बात आ रही है खाली करने की, कंटेनर की भरने की बात खत्म हो गई, अब कंटेनर खाली कर रहे हैं। तो जब खाली कर रहे हो तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं आपका कंटेनर खाली तो नहीं है। ठीक है, अगर आपका कंटेनर खाली है तो कौन सी कंडीशन होगी ओवर ऑकर? अंडर फ्लो। ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था कि अगर आपके पास में गिलास खाली है तो उस खाली गिलास में से आप पानी को कैसे निकालोगे? ठीक है, वही बात यहां पर हम अप्लाई करते हैं कि जब हमारा स्टैक खाली है तो उसमें से कोई भी एलिमेंट को आप डिलीट नहीं कर सकते। यदि आप ट्राई करेंगे तो कौन सी कंडीशन ऑकर्स होगी? अंडरफ्लो की कंडीशन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। ये तो हो गया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, सो we first access the element which is pointed by the top। मानी कि आप उस एलिमेंट पर पॉइंट करेंगे जो आपके टॉप ऑफ द स्टैक है। क्योंकि हम अगर थोड़ा सा ध्यान रखें कि मेरे इस स्टैक में 10, 20, 30 और 40 ये एलिमेंट्स हैं, तो मैं जब डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरा सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? ये है, यानी कि 40 वाला एलिमेंट। तो मैं इसी को एक्सेस करूंगा। ठीक है, जब स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे? वंस द पॉप ऑपरेशन इज परफॉर्म, द टॉप इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 और टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी?
टॉप माइनस 1। अभी हमने क्या किया था, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। अब क्या करेंगे, टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस 1। क्यों करेंगे, जब हम डिलीट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि टॉप हमारा सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर है, तो जब पहले वाले एलिमेंट को आप डिलीट जैसे ही करोगे तो टॉप पॉइंटर ऊपर से नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तब अगले एलिमेंट को आप डिलीट कर पाओगे। बात समझ में आ रही। तो हर बार स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 को रिपीट करना पड़ेगा, और ये रिपीट तब तक करना पड़ेगा जब तक कि आपका स्टैक कंप्लीटली खाली ना हो जाए। बात समझ में आ रही। तो ये जो स्टेटमेंट्स आप नंबर 3 और 4 हैं, इनको आप लूपिंग स्टेटमेंट में रखते हो या इटरेटिव स्टेटमेंट में इनको लिख देते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। थोड़ा इसका विजुअलाइजेशन भी देखते हैं, जैसे कि हमने अभी उसका देखा था। देखिए हमारे पास में ये स्टैक है, और स्टैक में स्टैक इज फुल। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक पोजीशन कितनी है, 3। ऊपर ये क्या बता रहा है, टॉप बराबर 3 है, मतलब ये स्टैक की पोजीशन है। क्या है, पोजीशन है। तो अभी स्टैक की पोजीशन क्या है, 3 है। अब जब हम इसमें इसको डिलीट करेंगे तो पॉप करेंगे 40 और टॉप की वैल्यू को करेंगे डिक्रीमेंट, तो ऑपरेशन क्या होगा, टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1। टॉप में क्या है, 3, 3 माइनस 1 करेंगे तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। एलिमेंट कौन सा पॉप हो गया, 40। तो अब ये वाला जब हट जाएगा तो अगली बार देखो आपको 10 20 30 ही दिख रहे हैं। अब अगली बार क्या करेंगे, फिर से पॉप करेंगे। किसको पॉप करेंगे, इसको पॉप करेंगे। अभी किसको किया था, इसको किया था। जैसे ही इसको करेंगे तो पॉप 30 टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस 1। टॉप की वैल्यू क्या थी, 2। 2 माइनस 1 किया तो टॉप की वैल्यू अब क्या बची, 1 बची। तो यहां पर 30 को पॉप कर दिया। अगली बार जब हम फिर से इसी बात को, इसी स्टेप को रिपीट करेंगे, जब रिपीट करेंगे तो क्या पॉप कर रहे हैं, 20 को पॉप कर रहे हैं। अब टॉप की वैल्यू क्या है, टॉप माइनस 1। टॉप में क्या था, 1 था। 1 माइनस 1 मतलब 0। तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। बोलो इसके बाद क्या है, आखिरी एलिमेंट 10 बचा है, फिर करेंगे टॉप। तो टॉप की वैल्यू पॉप कर रहा 10, तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई बेटा, टॉप माइनस 1। टॉप में क्या था, 0। 0 माइनस 1 किया तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, -1। इसका मतलब हमारा स्टैक क्या हो गया, खाली। तो अब हमारा टॉप पॉइंटर कहां है, एम्प्टी है। टॉप -1 है मतलब एम्प्टी हो गया। तो इस तरीके से हमने यहां पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया है। समझ में आ गई बात। जब पुश करेंगे तो टॉप प्लस इक्वल्स टू टॉप कर लो, और पॉप करोगे तो टॉप माइनस इक्वल्स टू टॉप। बिल्कुल ठीक बोला आपने। आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप इसको कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे लिख दो कि भाई टॉप प्लस इक्वल्स टू टॉप, इसका मतलब ही यही होता है टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। और पॉप जब आप ऑपरेशन कर रहे हो, ये पुश कर रहे थे, जब आप पॉप करोगे तो टॉप माइनस इक्वल्स टू टॉप, इसका मतलब यही होता है टॉप इक्वल्स टू टॉप -1। ठीक है, सो ये आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो पुश और पॉप करते वक्त। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बता दें। आ गया समझ में। चलो तो अब जो है आगे का जो है
ये हमने देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ लिया है कि स्टैक में दो ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक है आपका पुश ऑपरेशन और दूसरा है पॉप ऑपरेशन। ये दोनों ऑपरेशन हमने बेसिकली पढ़ लिए हैं और स्टैक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैक की। तो एप्लीकेशन स्टैक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में एप्लीकेशन ऑफ स्टैक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में हम आपको बहुत डिटेल में बताने वाले हैं कि इसका कहां कहां यूज होता है। ठीक है, यानी स्टैक क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टैक को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टैक का इंप्लीमेंटेशन कहां कहां होता है। तो हम लोग एप्लीकेशन जो पढ़ेंगे तब बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है इसलिए वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको के मैप का एक क्वेश्चन पेपर हम टेस्ट के फॉर्म में अपलोड करवा रहे हैं, तो वो पेपर आपको देना है। ठीक है, और उन्हीं पेपर्स का हम करेंगे सैटरडे को डिस्कशन। ठीक है, तो के मैप आपके चैप्टर में है और के मैप है आपके डिजिटल फंडामेंटल में। यदि आपको हो ध्यान तो मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं यहां पर कि कल क्लास नहीं होगी, सैटरडे को आपकी के मैप वाली पेपर डिस्कशन क्लास है। ठीक है, पेपर एनालिसिस क्लास है जिसका टाइम है 2 बजे। ठीक है, तो इसके पहले अभी एक पेपर अपलोड हो चुका है के मैप का कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर पेपर 1 के नाम से शायद अपलोडेड है वो, आप उस पेपर को कभी भी दे सकते हैं। इसके बाद अभी एक क्लास और होगी। बार बार नहीं, पेपर आपको अपलोड मिलेगा, आप जाएंगे तो पेपर आपको मिल जाएगा वहां पर। 20 क्वेश्चन का पेपर होगा, लगभग 10 या 15 मिनट उसका टाइम दिया है, आप उसमें ये अटेम्प्ट करना। के मैप का बेसिक पेपर होगा, एक पेपर और अपलोड होगा जो कि थोड़ा एडवांस लेवल पर होगा। इन्हीं पेपर्स का हम डिस्कशन करेंगे हमारी डिस्कशन क्लास में। तो आप लोग पहले वो पेपर देंगे, इसके बाद में आपके साथ में डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर जब हम पेपर में क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने कल क्लास नहीं होगी, के मैप का एक पेपर अपलोड और होगा कल भी, है ना। यानी फ्राइडे को भी आपको एक पेपर देना है। ये तो आपको एक पेपर आज मिल जाएगा। ठीक है, एक पेपर आज मिल जाएगा, एक पेपर फ्राइडे को मिलेगा जो कि फिर एक के मैप का पेपर होगा और इस पेपर को भी आपको देना है। कंप्यूटर क्लास 2 के नाम से, शायद कंप्यूटर पेपर 2 के नाम से ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की क्लास कब होगी, कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ाया जाएगा, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ बताएंगे। आप ये मत पूछो कि कब क्या पढ़ाया जाएगा, हम अपने हिसाब से आपको सारी चीजें पढ़ाते जाएंगे। आपका क्या रुक रहा है, क्यों रुक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है प्रियांशु। दिक्कत आपके तरफ से भी हो सकती है, मैं भी चेक करवा लूंगा अपने एंड से, बट मेरे यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने पूछ लिया है टेक्निकल टीम से। एक बार आप रिफ्रेश वगैरह करके देख लो। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ही हम फिनिश करेंगे और जो पेपर आपको मिले हैं वो पेपर आप दोनों देंगे। इसके बाद आप डिस्कशन क्लास में बैठेंगे, तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, बिल्कुल। डिपेंड करेगा, अभी आप पहले पढ़ते चलिए, लगेगा तो मैं वो भी क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जहां लगेगा मैं आपको अपने हिसाब से कंटेंट दूंगा, आप लोग मत पूछिए, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो क्वेश्चंस आप नोट करते जाइए और उनका रिवीजन भी करते चलिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती जाए। ठीक है, हाँ,
पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है के मैप का, अभी एक पेपर आपको मिला है, एक पेपर और मिलेगा जो थोड़ा एडवांस होगा, उस पेपर को भी आपको देना है। एक्चुअल में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको मिलेंगे कल के पेपर में, ठीक है। आज का पेपर है बेसिक वाला, आप जल्दी से उसको दे लें। बेसिक पेपर से आपको आइडिया मिलेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एडवांस पेपर आप जब दोगे तो आपको प्रैक्टिस मिलेगी और आपको आइडिया मिलेगा कि इस तरह के रियल क्वेश्चंस होते हैं, इनको हैंडल कैसे करना है। तो वो सारी जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ में क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को दिक्कत भी आएगी तो वो दिक्कत उसमें हम सॉल्व कर देंगे, बट पहले बेसिक पेपर दीजिए फिर उसका एडवांस पेपर दीजिए, ठीक है। ओके, कंप्यूटर क्लास नाम से है। बेटा पॉप ऑपरेशन मैंने बताया हुआ है, एक मिनट क्या कह रहे हैं बता देता हूं आपको। पॉप ऑपरेशन, घबराइए मत। थैंक यू जुबेर, अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और मेरी कोशिश यही होती है कि हर बच्चे को प्रॉपरली सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। देखिए एक बार हम फिर से समझते हैं पॉप ऑपरेशन को। पीछे जो स्टेप लिखी है वो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि आपको एक गिलास है, ठीक है, थोड़ा ऐसे समझना आप। मैं अभी आपको ये देखिए 10, 20, 30 और ये 40। चलो एक काम करते हैं, ये तो बना बनाया है, मैं इसको दोबारा से आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। मान लेते हैं पहला स्टेप ये है, आपके पास में कुछ एलिमेंट हैं 10, 20, 30 और 40। ये है हमारे पास में 4 आइटम्स हैं। चलो मान लेते हैं 5 आइटम है, ठीक है, ये मान लेता हूं मैं 50। अभी हमारे पास में 50 एलिमेंट तक के ये देखो हैं पूरे, और ये है हमारा पूरा फिल, ठीक। इसको अब आप थोड़ा सा समझ पाए तो अगर 5 एलिमेंट का हमारे पास में स्टैक है तो इसका मैक्सिमम साइज कितना है? मैक्स साइज कितना है बेटा? 5। टॉप की वैल्यू क्या है? 5। टॉप मतलब वो पॉइंटर जिसके थ्रू, टॉप वो एंड जहां से एंट्री हो भी होगी और जहां से एग्जिट भी होगा, ठीक है। टॉप एक सिंगल पॉइंटर है, तो टॉप की वैल्यू अभी 5 सेट है, क्योंकि हम एंट्री 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सॉरी, टॉप की वैल्यू 4 होगी, गलत बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 0 से शुरू करते हैं हम लोग, है ना। सॉरी, यहां पर 0 से करते हैं, इसलिए टॉप की वैल्यू होगी 4। नंबर ऑफ एलिमेंट है 5। अब अगर मुझे पुश पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पहले तो मैं क्या चेक करूंगा? पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या मेरा स्टैक स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। मतलब पहले ये चेक करना है कि स्टैक खाली है या नहीं। अगर खाली है, इफ स्टैक इज एम्प्टी, if stack is empty, then underflow occurs। अब अगर स्टैक, देखिए स्टैक इज एम्प्टी और नॉट पहले चेक करेंगे, फिर स्टैक अगर एम्प्टी है और अगर आप कोई भी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहोगे, स्टैक, इफ स्टैक इज एम्प्टी एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म्ड इज परफॉर्म, देन अंडरफ्लो ऑकर्स। अब अगर ये बात नहीं है तो क्या करोगे? आप टॉप ऑफ द एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है। जब आप टॉप ऑफ द एलिमेंट को, तो पहले ये 2 स्टेप तो हमेशा काम करेंगी, ठीक है। फिर क्या बात हो रही है, मैंने आपको बताया, इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी सो वी एक्सेस द एलिमेंट विच इज पॉइंटेड बाय द टॉप। मतलब टॉप ऑफ द एलिमेंट हमारा ये है, ठीक है। ये कितना है? टॉप की वैल्यू 4 है।
अब अगर आप परफॉर्म करते हो, जैसे ही कोई भी एलिमेंट आप पॉप करोगे, जैसे ही आप कोई भी एलिमेंट पॉप करोगे, तो पहले स्टेज में 10 है, दूसरा में 20 है, 30 है और ये 40 है। तो आपने क्या पॉप किया? पॉप 50। क्या किया? पॉप 50। तो अब यहां पर जो हमारा टॉप है, टॉप बराबर चला टॉप -1 और टॉप की वैल्यू अभी क्या है? 4। तो अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई? 3। नहीं आई बात समझ में? टॉप पॉइंटर में क्या कंटेंट होगा? 4 - 1 यानी 3। इसका मतलब हमारा 50 पॉप हो गया, ये हो गया। फिर हमने अगली बार फिर से 10, 20, 30 और किसको पॉप किया? पॉप 40। तो अब हमारा फिर से टॉप -1 से डिक्रीमेंट होगा, जब जो कि इसमें क्या होगा? टॉप की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 3 से 2 पे आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 पे आ जाएगी। फिर अगेन हम फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब अगेन फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 20। कितना पॉप कर रहे हैं? पॉप 30। और जब पॉप 30 किया तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई? टॉप -1। तो अब टॉप की वैल्यू कितनी हो गई? बोलो। 1 हो गई। 2 - 1 तो कितनी हो गई? 1 हो गई। अगेन हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो मैं ऊपर ले जा रहा हूं। जब हम अगली बार परफॉर्म करेंगे तो ये कितना जाएगा? 10। और कितना पॉप करा हमने? पॉप 20। तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टॉप -1 यानी टॉप की वैल्यू अब कितनी हो गई बेटा? 0 हो गई। बोलो हाँ या ना? ठीक है। फिर हम अगली बार नेक्स्ट स्टेप में इस 10 को भी पॉप कर रहे हैं, तो ये हो गया पॉप इक्वल्स टू पॉप 10। तो टॉप की वैल्यू कितनी हो गई? टॉप -1 यानी कि टॉप की वैल्यू कितनी हो गई? -1। तो यहां पर हमारा जो ये स्टैक शो कर रहा है, स्टैक इज एम्प्टी। बात समझ में आ रही? अभी टॉप की क्या पोजीशन है? -1। इसका मतलब स्टैक क्या हो गया? खाली है। शुरुआत में अगर शुरुआत में इंसर्ट करते वक्त भी टॉप की वैल्यू -1, इसका मतलब स्टैक खाली है। अब हम कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट। और आखिरी में टॉप की वैल्यू -1 है, इसका मतलब कि अब कोई एलिमेंट यहां से हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक पुश और पॉप ऑपरेशन है स्टैक में जो अप्लाई किए जाते हैं। आई थिंक कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्लियर हो गया जिसने भी पूछा था? क्या पूछ रहे हो? नीचे से ही 0 से क्यों लिया जाता है? देखो, ये तो 0 से क्यों लिया जाता है, इसका मतलब मैंने आपको कल भी बताया था। जब हम एरे पढ़ते हैं, अभी हमने इसको मान लेते हैं कि एरे से ही हमने इसको इंप्लीमेंट किया है। तो चूंकि मेमोरी में जो भी मेमोरी एलोकेशन होता है वो 0 से ही एलोकेट होता है और n-1 तक ही एलोकेशन होते हैं, इसलिए 0 को से ही हम लेते हैं। तो 0 से n-1 तक ही हम कर पाएंगे। मैंने आपको कल भी बताया था, इसलिए एरे को भी उसी हिसाब से डेवलप किया गया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर स्टैक फुल रहेगा तो डायरेक्ट टॉप -1 का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जब तक कि स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। बिल्कुल सही बात। क्लियर? चलो, अब तो नहीं है किसी को कोई डाउट? स्टैक में तो कोई डाउट नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। मैंने बहुत ज्यादा बेसिक से बहुत ज्यादा डीप में आपको इतनी बात बता दी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होगी।
एलोकेटेड साइज का मतलब ये है कि जितना भी साइज आपने डिसाइड किया है, चाहे वो स्टैटिक टाइम पे हो चाहे वो रन टाइम पे हो, जितना वो मेमोरी एरिया उसको मिलने वाला है, दैट इज द एलोकेटेड साइज। आपको जितने बॉक्सेस में पुश करना हो उतने में पुश कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपने तो साइज ले रखा है, आपकी मर्जी है कि मुझे 2 ही एलिमेंट पुश करना है तो मैं 2 एलिमेंट पुश करूंगा। आपकी मर्जी है कि मुझे 2 ही एलिमेंट पॉप करना है तो आप 2 एलिमेंट पॉप कर लो। जब आप पुश करोगे तो टॉप ऑफ द स्टैक इंक्रीमेंट होगा, जब आप पॉप करोगे तो टॉप ऑफ द स्टैक डिक्रीमेंट होगा। जितने एलिमेंट्स को आप पुश और पॉप करना चाहते हो आप कर सकते हो, स्वतंत्र हो आप इस बात के लिए। ये जरूरी नहीं है। आप यार सीधी सी बात क्यों नहीं समझते हो? मेरे पास में मैंने इतनी सिंपल सी बात बताई है। देखिए मेरे पास में एक बॉटल है, ठीक है, ये अभी आधी खाली है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि मैं इस बॉटल को पूरा भर के रखूं, या जरूरी नहीं है कि मैं इस बॉटल को पूरा खाली कर दूं। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं भरूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं खाली करूंगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अब मैंने इतनी बड़ी बोतल क्यों ली है, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है भाई हमने एक स्टैंडर्ड ले रखा है, आपको लगता है कि 2 लीटर की बोतल रखनी पड़ेगी आपको, आप 2 लीटर की बोतल रख लो। आपको लगता है कि आपको आधा लीटर की बोतल रखनी है, आप आधा लीटर की रख लो। दैट इज द एलोकेटेड साइज। ये आपका एलोकेटेड साइज हो गया कि भैया 1 लीटर की बोतल है तो ये एलोकेटेड साइज हो गया। इसमें से कितना भरना है कितना खाली करना है ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप तय करोगे, हम थोड़ी ना तय करेंगे, ये आप तय करोगे, ये प्रोग्रामर तय करेगा जब आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो। एक सिंपल सी बात को आप इतनी देर से समझ पा रहे हो कि भाई 2 ही एलिमेंट पुश करें, 2 ही को पॉप करना हो तो भैया आप जितने करना चाहो एक ही करो, 2 क्यों करोगे आप? अगर आपको लगता है कि आपको एक ही एलिमेंट पुश करना है तो आप एक ही पुश करोगे। अगर आपको लगता है कि एक ही एलिमेंट को पॉप करना है तो एक ही एलिमेंट को पॉप करोगे, सबको क्यों करोगे? एक सिंपल सी बात है ना कि आपने 10 बुकें रख रखी हैं। फिर से समझो एक बात को, थोड़ा दिमाग का आप यूज करिए। अगर आपके पास में ये 10 बुकें रखी हैं, आपको इसमें से पहली बुक पढ़नी है तो आप पहली बुक उठाओगे ना, सारी थोड़ी ना उठाओगे आप। आपको लगता है कि मुझे चौथे नंबर की बुक उठानी है तो आप ये पहले 1 2 3 4 उठाओगे, फिर इसके बाद में 5वें नंबर की बुक को आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आपको पहली ही बुक पढ़नी है, पहली ही बुक सबसे ऊपर रखी हुई है तो उसको ही उठाओगे ना, बाकी सारी सबको क्यों हटाओगे फिर उसको पढ़ोगे? ऐसा थोड़ी ना होगा। सही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, स्टैक इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। जितनी आपकी मर्जी उतने आप पुश करो, जितनी मर्जी आप उतने ब्लैंक करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, आपको ऊपर वाली बुक पढ़नी है तो सब बुकें थोड़ी ना हटाओगे आप ये ऊपर वाली बुक तो उठाओगे। आपको इसकी जरूरत है तो आपको इसकी जरूरत है तो इसको हटाओगे फिर इसको हटाओगे ना, सबको थोड़ी ना हटाओगे। जितनी रिक्वायरमेंट जैसी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से तय करोगे आप बात को, सिंपल है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने पढ़ा है पर ढंग से नहीं पढ़ा है, और अभी भी जो मैं पढ़ा रहा हूं आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। क्वेश्चन पूछने से पहले आप खुद से एक बार क्वेश्चन पूछो कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या ये तर्कसम्मत है या नहीं है। मैंने ये थोड़ी ना कहा, मैंने तो ये कहा है कि आप पुश और पॉप ऑपरेशन तब तक अप्लाई कर सकते हो जब तक कि स्टैक फुल या एम्प्टी ना हो जाए। हमेशा ऐसा करना है ये जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ क्लियर? या अभी भी कुछ है? क्योंकि जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे या जब हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो मैं फिर दोबारा से आप मुझसे पूछोगे स्टैक क्या होता है, नहीं बताऊंगा। अभी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। आपको रिकॉर्डेड क्लास देखनी पड़ेगी फिर, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा रुक रुक के डिटेल में पढ़ाएं। ऑलरेडी इतना डिटेल मैंने आपको दे दिया है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर ही फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक पढ़ेंगे। सैटरडे की क्लास में फिर बता देता हूं पेपर डिस्कशन करेंगे। जो पेपर आज और कल आपको मिलेंगे उन्हीं पेपर का डिस्कशन सैटरडे की क्लास में करने वाला हूं। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।